Good, good afternoon, dear students. Now, dear students, today what are we going to talk about? We are going to talk about the fixed exchange rate. See, yesterday what we have done, the flexible exchange rate. We had seen कि कौन से रीजंस होते हैं जिसके कारण से हम लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को और किन रीजंस के कारण से हम फॉरेन एक्सचेंज को सप्लाई करते हैं. Now, बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो बच्चे, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, आप लोगों को पता है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, इट इज़ नॉट मेंटेन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इस सिस्टम को यहाँ पर ये प्राइसेस को कौन डिसाइड करता है? इट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. इज दैट क्लियर? The government may set a level that is higher than the equilibrium level or lower than the equilibrium level. And बच्चे, you should remember this particular point कि हम इसमें ज़्यादा changes भी नहीं कर सकते हैं. हाँ, you should remember that कि इस तरह से जो fixed exchange rate system determine होता है, it leads to two situations. जैसे फ्लेक्सिबल के अंदर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी आता था, जो कि डिमांड और सप्लाई के कारण से चेंजेस आती थी. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिस सिस्टम को गवर्नमेंट सेटअप करती है, इट लीड्स टू रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक और बात. जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है नीड नॉट बी एन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. ज़रूरी नहीं है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम रेट पे ही डिटरमाइन होगा. इट कैन बी हायर देन द इक्विलिब्रियम, इट कैन बी लोअर देन द इक्विलिब्रियम. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, जस्ट सी टू इट. अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर व्हाट इज गोइंग टू बी क्लियर टू यू पीपल. इस डायग्राम के अंदर वन पॉइंट इज गोइंग टू बी क्लियर एंड दैट इज व्हाट, कि यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वहाँ पर इट इज़ बीइंग सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट. तो जब एक सिस्टम हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट सेटअप कर दिया जाता है, दिस मीन्स इट इज़ लीडिंग टू द डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. इज दैट क्लियर? और आप लोगों को पता है डीवैल्यूएशन कौन करता है? Generally, devaluation is done by the developing nations. Is that clear? Not by the developed nations. हमेशा developing nations devaluation करेंगे. So let's revise it once again. Fixed exchange rate system को कौन setup करता है? It is being set up by the government. Is that clear? Right? And you should remember that इसको government ने एक level पे set कर देते हैं. लेकिन गवर्नमेंट कुछ हद तक चेंजेस कर सकते हैं एंड वी कॉल देम व्हाट? रिवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन. जो डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी है इज जनरली बीइंग डन बाय द डेवलपिंग नेशंस. इज दैट क्लियर? वी विल बी सीइंग द रीजंस कि वो क्यों ऐसा करते हैं. और एक और बात, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इज नॉट जनरली द इक्विलिब्रियम रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हायर भी हो सकता है इक्विलिब्रियम से और लोअर भी हो सकता है. अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हायर देन इक्विलिब्रियम रेट होगा, दिस मीन्स इट इज लीडिंग टू द डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी. मैं आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव दे रही हूँ. और अगर यही जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट सेटअप कर दिया जाए, इट इज लीडिंग टू द रीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी. नाउ बच्चे, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. अगर $1 की कीमत 50 रुपये है, साथ साथ नोट करते जाओ, लेकिन अब $1 की कीमत अगर 60 रुपीज़ हो जाती है, दिस मीन्स इंडियन करेंसी को डीवैल्यूएट गवर्नमेंट ने किया है. लेकिन अगर अब ये सिचुएशन डीवैल्यूएशन की थी, अब आप सोचो गवर्नमेंट क्यों डीवैल्यूएशन करती है. नाउ बच्चा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी क्यों करी जाएगी. तो डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी करने के पीछे इंडिया के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आपको पता है इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी को क्या चाहिए? ज़्यादा पैसा चाहिए. ज़्यादा पैसा इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो एज अ रिजल्ट अगर इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा मनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम होनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. तभी इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया गया है, ताकि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, जिससे कि हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हों. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आनी शुरू हो जाएगी. एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर पीपल वुड बी कमिंग टू अवर कंट्री फॉर द FDI. व्हाट इज़ FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी बहुत वीक है,
जिसके कारण से अब ज़्यादा लोग हमारी कंट्री के अंदर आएंगे और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. सो बच्चे, दीज वर द रीजंस बिहाइंड द डीवैल्यूएशन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. डीवैल्यूएशन का मतलब आपको क्लियर हो गया कि पहले $1 50 का था, अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर कर $1 को कितने का कर दिया, 60 का कर दिया. दिस मीन्स इंडियन करेंसी की वैल्यू को खुद से घटा दिया. दिस इज डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. Now, बच्चे, let's see what is the difference between depreciation and devaluation. बच्चे, when I talk about the depreciation and devaluation, you should be very much clear regarding this. यहाँ पर depreciation देखो, who does the depreciation? It is done on the basis of demand and supply for foreign currency. लेकिन devaluation कौन करता है? Devaluation is done by the government. हाँ, दोनों के कारण से जो इफेक्ट निकल कर आता है वो बिल्कुल सेम है. डीवैल्यूएशन के कारण से भी हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के कारण से भी हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आनी शुरू हो जाएगी. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डीवैल्यूएशन के कारण से व्हाट इफेक्ट इज गोइंग टू बी देयर. बच्चे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर एक गैप निकल कर आ रहा है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई. जब फॉरेन करेंसी का रेट स्ट्रांग हो गया और इंडियन करेंसी वीक हो गई है तो यहाँ पर डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी कम है as related to the supply. So there is a situation of what? Excess supply of foreign currency. अब इस excess supply of foreign currency को कौन absorb करेगा? हमारी कंट्री का RBI. Is that now? बच्चे, let's see what is a implication of a devaluation. बच्चे, डीवैल्यूएशन के कारण से ना सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक निकल कर आता है कि वहाँ पर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस सप्लाई हो जाती है. व्हाट सिचुएशन कम्स? एक्सेस सप्लाई. इज दैट क्लियर? और ये जो एक्सेस सप्लाई है ये किसकी हो जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज की हो जाएगी. और अगर हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की एक्सेस सप्लाई हो जाती है, यू नो इट वेरी वेल, फिर धीरे से हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू फिर से कम आ जाएगी. तो वहाँ पर डीवैल्यूएशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. तो इसीलिए ये एक्सेस सप्लाई जो फॉरेन करेंसी की है इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है मार्केट के अंदर? इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब बाय द आरबीआई. आरबीआई यहाँ पे एक रोल प्ले करती है और वो जितनी भी एक्सेस सप्लाई है मार्केट में फॉरेन करेंसी की उसको खरीद लेती है. इज दैट क्लियर? आरबीआई का रोल हम आगे भी करेंगे जिसको कि हम मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं, क्योंकि आरबीआई के थ्रू भी अपनी कंट्री की करेंसी को एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट किया जाता है. सो बच्चे, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब एक्सचेंज रेट को हम लोग लोअर सेट कर देते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, अब ये दूसरा एस्पेक्ट आ गया, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? रीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी. एंड यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हु डज दिस रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन और हम एप्रिसिएशन को रिलेट करेंगे. एप्रिसिएशन किसके कारण से होती है? जब यहाँ पर एप्रिसिएशन इज बीइंग डन, जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशंस, इज दैट क्लियर, बहुत इंप्रूव कर जाती है इन द टर्म्स ऑफ डॉलर. मतलब जहाँ पर पहले $1 का रेट 50 था, अब क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस बहुत एक्टिव हैं जिसके कारण से हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा हो गई. मतलब अब $1 की कीमत सिर्फ 40 रुपये रह गई. इज दैट क्लियर? So this is appreciation. But what is revaluation? जब गवर्नमेंट इंटरवीन करता है और गवर्नमेंट को लगता है कि उसको अपनी कंट्री की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो गवर्नमेंट अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देगा. इज दैट क्लियर? लेट्स सी द सिचुएशन. पहले $1 की कीमत कितनी थी? 50. लेकिन अब $1 की कीमत कितनी हो गई है? 40. सो दिस इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने इस रेट को क्या कर दिया है? लोअर कर दिया है टू रीच टू अ न्यू लेवल, दैट इज $1 इज इक्वल टू 40 नाउ. इज दैट क्लियर? जब $1 40 आ जाएगा, दिस मीन्स इट इज अ रीवैल्यूएशन डन बाय द गवर्नमेंट. एंड हु डज दिस रीवैल्यूएशन? दिस रीवैल्यूएशन इज डन बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पर डिमांड और सप्लाई प्ले नो एक्टिव रोल. अगर डिमांड और सप्लाई एक्टिव रोल प्ले करेंगे तो वो एप्रिसिएशन को लीड करेगा. लेकिन जब गवर्नमेंट जानबूझकर करता है तो ये
रीवैल्यूएशन कहलाता है। हाँ, दोनों के जो इफ़ेक्ट्स निकल कर आने वाले हैं वो बिल्कुल सेम होंगे कि दोनों केसेस में ही हमारी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ डॉलर। दोनों केसेस के अंदर ही जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, लेकिन जो हमारी गुड्स की डिमांड है फॉरेन मार्केट में वो कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, वन पॉइंट गॉट टू बी क्लियर. What situation is occurring here? There is excess demand of dollar. और इस excess of demand अगर यहाँ पर डॉलर की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो सप्लाई तो अमेरिका कम करने वाला है जब $1.40 है, लेकिन इंडिया डिमांड बहुत ज़्यादा करेगा। तो इस डिमांड को कौन हेल्प करता है मीट करने में? आरबीआई। आरबीआई अपनी करेंसी को बेचेगा। अगर आरबीआई ऐसा नहीं करेगा तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड अमेरिकन करेंसी की डिमांड ज़्यादा होने के कारण से दोबारा से हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू वीक हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर इसी सिचुएशन को मेंटेन करना है तो आरबीआई यहाँ पर फुलफिल करेगा एक्सेस डिमांड को बाय रिलीजिंग द सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व। Is that clear? I hope this point is very much clear to you कि what is revaluation and what is devaluation. Now बच्चे, devaluation कौन करता है? It's being done by a country so that उसकी country की currency थोड़ी weak हो जाए in the terms of dollar, और revaluation एक country करेगी जब उसको अपनी country की currency को strong करना है in the terms of dollar, and this step is being taken by the government only. Remember, not on the forces of demand and supply. I hope this point is clear now. But just try to understand a very important reason. And what is that? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये devaluation of a currency कौन करता है। बच्चे, devaluation of a currency generally less developed nations करते हैं। और less developed nations क्यों करेंगे? क्योंकि जब devaluation होगी बच्चे तो हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हमारी कंट्री की जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है इन द टर्म्स ऑफ डॉलर तो बाहर वाले लोग आकर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि एफडीआई का लेवल बढ़ जाएगा। राइट, एफडीआई का लेवल बढ़ गया। दूसरा, डीवैल्यूएशन इसलिए भी करी जाती है बाय द लेस डेवलप्ड कंट्रीज ताकि उनके जो गुड्स की डिमांड है वो फॉरेन मार्केट में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब हमारी कंट्री के गुड्स फॉरेन मार्केट के लिए बहुत चीपर हैं, तभी फॉरेन कंट्रीज हमारी गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेंगी। अब बच्चे, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए। ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण से अब तीसरा रीज़न देखो क्या होगा? मोर फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग टू फ्लो इनटू अवर कंट्री। तो आई होप दीज 4 points are very much clear. One is what? Revaluation. Other is devaluation. They are the variants of fixed exchange rate system, and who do that? It is being done by the government. Is that clear? Then हमने किसको किसके साथ कंपेयर किया? डीवैल्यूएशन को डेप्रिसिएशन के साथ। रिमेंबर, डीवैल्यूएशन किसने की थी? गवर्नमेंट ने करी थी। और डेप्रिसिएशन किसने की थी? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम था। फिर हमने रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डॉलर की कीमत कम हो गई और इंडियन करेंसी एप्रिशिएट कर गई। इसी तरह से रीवैल्यूएशन, अब जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर बढ़ा देगा, दिस मीन्स डॉलर की कीमत को कम कर देगा, दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशन। देन वी हैव टेकन अप क्या रीजंस हैं जिससे कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज अपनी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यूएट करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बच्चे, we are going to take up old variant of the gold standard of this fixed exchange rate system, and that old variant is known as the gold standard system of exchange rate. बच्चे, गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत पुराना सिस्टम है। जब सारे का सारा ट्रेड हमने गोल्ड के टर्म्स में करना था, हर एक कंट्री अपनी करेंसी को एक गोल्ड वैल्यू एक्सेस कर देती थी और उसके टर्म्स में ट्रेड होता था। जैसे कि इफ 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम गोल्ड and US dollar is 2 gram gold, then 1 UK pound is equal to 2 US dollars. Is that clear? Right? और यहाँ पर you should remember this particular point कि what is the ratio? 1:2. सारे का सारा ट्रेड गोल्ड के अंदर होता था। That's why we used to call it a mint par value of exchange और mint parity. What is mint? मिंट का मतलब होता है द गोल्ड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी।
I hope this point is very much clear. Now we move ahead. अब बच्चे ये थोड़ा सा सिस्टम हम आगे और गए, तब हम लोगों ने यहाँ पर एक सिस्टम को और डेवलप किया, एंड दैट वाज नोन एज ब्रेटन वुड सिस्टम. Bretton Woods system, do remember when IMF came into being 1944, then it was adopted, right? And it was a fixed exchange rate system, but you used to call it adjustable peg system. Don't consider this peg, right? You know what I am telling it to you? No. Here peg का मतलब हो गया लिंक करना. हमने अपनी कंट्री की करेंसी को लिंक कर दिया विद द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? तो अब यूएस डॉलर को सारे की सारी इंपॉर्टेंस दे दी गई थी. हर एक कंट्री अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के टर्म्स में चेकआउट करती थी. यूएस का गोल्ड रेट देखा जाता था और हमारी कंट्री की करेंसी का गोल्ड रेट यूएस डॉलर के गोल्ड रेट के साथ लिंक किया जाता था और फिर ट्रेड किया जाता था. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हर एक कंट्री अपनी करेंसी को लिंक किसके साथ करती थी? पेग किसके साथ करती थी? यूएस डॉलर के साथ. एंड देन इट वाज बीइंग ट्रेडेड. Remember, value of one currency in the terms of US dollar ultimately implied the value of that currency in the terms of gold. And बच्चे do remember, अभी भी trade किसके terms में हो रहा था? Gold. Gold continued to be the ultimate unit of parity between two currencies. And do remember, adjustable in the system. हमने इसके लिए adjustable यूज किया है वर्ड. adjustable क्यों यूज किया है? क्योंकि adjustments in the parity value could be done, but only if allowed by IMF. अब बच्चे गोल्ड इतना ज़्यादा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था. गोल्ड को लोग होर्ड करना भी शुरू कर गई थी. बहुत सारी कंट्रीज होर्ड करने का मतलब अपने पास अंदर रखना शुरू कर गए थे, और वो आपस में वो ट्रेड नहीं करते थे. इज दैट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम को धीरे धीरे हम लोगों ने छोड़ दिया. एंड इन 1977 के बाद हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया. इज दैट क्लियर? Now, बच्चे let's see the system. Do remember, so adjustable peg system, जहाँ पे हमने अपनी कंट्री की करेंसी को किसके साथ पेग अप किया था? लिंक अप किया था यूएस डॉलर के साथ. Now, बच्चे listen one thing, very important, and what are we people going to take up? We people are going to take up a difference between a fixed exchange rate and a flexible exchange rate. बच्चे, when I take up a difference between fixed and flexible, please see to it. Fixed exchange rate system, who determines it? Government. Flexible, who determines it? It is the forces of demand and supply. यहाँ पर changes in fixed exchange rate are planned and introduced by the government. At times इनको यहाँ पर devaluation और revaluation बोला जाता है. You know it very well. लेकिन यहाँ पर जितने भी changes in flexible exchange rate हैं वो किसके basis पे होते हैं? This is being done by the forces of demand and supply. So I repeat this point once again. Changes in the fixed exchange rate are done either by the government or by the RBI. Is that clear? Right? लेकिन यहाँ पे changes कौन करता है? It is being done by the forces of demand and supply. So बच्चे, क्या निकल कर आता है सामने? क्या इफेक्ट्स निकल कर आते हैं चेंजेस के डन बाय द गवर्नमेंट? या तो डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी होगी या रीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसमें या तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इज दैट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. टू मेंटेन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, गवर्नमेंट को बहुत लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करना था और गोल्ड को मेंटेन करना था, जो बहुत मुश्किल था. लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, दैट मीन्स वेंचर कैपिटल, नॉट एट ऑल. बच्चे, यहाँ पे डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन को अंडरलाइन करना और वेंचर कैपिटल लिखना. वेंचर कैपिटल वॉज नॉट पॉसिबल इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा चेंजेस करती नहीं थी, वो तो फिक्स था. अगर चेंजेस होनी थी तो वो कौन करता था? IMF. और आपको पता है ना, स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा. जब गोल्ड के रेट में ही कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल तक, तब हमारे को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं. तब हम गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करें?
Is that clear? So that's why fixed exchange rate में speculation की कुछ मतलब there was no chance of speculation, और अगर आप करते भी तो वहां पर कोई फायदा ही नहीं होना था. लेकिन flexible exchange rate में degree of speculation is very high. अभी देख लो बच्चे, कुछ दिनों पहले $1 की कीमत अराउंड 65-70 थी. अब कीमत कितनी है? 75 है. जब डॉलर सस्ता होता है तो लोग उसको खरीद लेते हैं, और जब महंगा हो जाता है तो बेच देते हैं. What do they earn? Profit. This is known as venture capital. I hope this is clear. So with this, the total system is clear regarding the fixed exchange rate and the flexible exchange rate. Now, tomorrow's lecture, we would be finishing this chapter. We would be doing the managed floating that is being taken up by the RBI as well as the foreign exchange market. But let's see this hot question for the last point. Why was the gold standard system of exchange rate discontinue? हमने abandon क्यों कर दिया था, discontinue क्यों कर दिया था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को? बच्चे इसलिए कर दिया था क्योंकि रिजर्व्स ऑफ गोल्ड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थे. कई कंट्रीज ने तो गोल्ड को होर्ड करना शुरू कर दिया था, और अगर आपको अब गोल्ड के टर्म्स में ट्रेड करना था तो वो ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि गोल्ड बहुत बल्की मेटल था. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल था, और धीरे धीरे जब सारी कंट्रीज ने गोल्ड को साथ में होल्ड करना शुरू कर दिया तो गोल्ड एक स्केर्स कमोडिटी बनना शुरू हो गया. इस कारण से हम लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को अबेंडन कर दिया था, एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग विद सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. नाउ dear students, this is what was for the today's lecture. With this, I wind up my lecture today, and tomorrow we would be taking up managed floating as well as the foreign exchange market and finishing this chapter. Please go through this video again and again to clarify all the doubts. Thank you.